लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमारा जो अगला टॉपिक है वो वाइड एग्रीमेंट्स के हवाले से हमने डिस्कस किया था। ऐसे एग्रीमेंट्स जो लॉफुल ना हो या पॉसिबल ना हो, जिनका अमल करना पॉसिबल ही ना हो, तो ऐसे एग्रीमेंट्स जो हैं वो वाइड एग्रीमेंट्स होते हैं। तो सेक्शन 24 से ऑनवर्ड 30 तक जो सेक्शन हैं वो सारे वाइड एग्रीमेंट्स को डील करते हैं कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स वाइड हैं। तो सेक्शन 24 जो है वो ये बताता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कि सेक्शन 24 ये कहता है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, या पार्शली वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनलॉफुल है। जैसे आप फ़र्ज़ करें एक कंसाइनमेंट मंगवा रहे हैं दूसरे मुल्क से, जिसमें चावल भी शामिल हैं, जिसमें गंदम भी है, चीनी भी है, लेकिन उसमें कोई इलीगल सब्सटेंस भी आप मंगवाते हैं, असला है या कोई मंशियात है। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है चावल, घी, चीनी, गंदम, इन चीज़ों को आप मंगवा रहे हैं, ये तो ठीक है, लॉफुल है, ऑब्जेक्ट है, लॉफुल, आप उसे मंगवा भी सकते हैं, आप ड्यूटी पे करें और ले आएँ। लेकिन जहाँ तक नशावर अशिया का ताल्लुक़ है या कोई ड्रग्स मंगवा रहे हैं आप, तो वो लीगल नहीं है, तो उस हद तक वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड होगा। तो अगर वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो, चाहे फुली या पार्शली वो अनलॉफुल हो, तो जिस हद तक अनलॉफुल होगा वो वाइड होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो ज़्यादातर चीज़ें उसमें ऐसी हैं कि जो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट को नज़र आ रहा है कि हमें कि ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, तो वो टोटल ही वो कॉन्ट्रैक्ट सारे का सारा क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। अदरवाइज़ जिस हद तक वो इलीगल है, अनलॉफुल चीज़ मंगवाई जा रही है, अनलॉफुल एक्ट हो रहा है, तो उस हद तक वो अनलॉफुल रहेगा, ठीक है, वो वाइड हो जाएगा उस हद तक। अब एक जो बहुत एक अहम सवाल है, सेक्शन 25 उसको डील करता है। हमने ये स्टडी किया था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो विदाउट कंसीडरेशन नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन इज़ वॉइड। कि हम ये कहते हैं कि एग्रीमेंट के बाद कोई ना कोई चीज़ परफॉर्म होनी चाहिए, अगर परफॉर्मेंस नहीं है, उसकी कोई कंसीडरेशन ही नहीं है, तो वो एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो वाइड एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर कंसीडरेशन है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। हम ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन इज़ वॉइड। लेकिन सेक्शन 25 जो है ये कुछ एक्सेप्शंस देता है। ये 3 एक्सेप्शंस बताता है कि अगर ये सूरत हाल हो तो कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट कंसीडरेशन भी वैलिड हो सकते हैं, ठीक है जी। सेक्शन 25 बहुत ज़्यादा अहम है। ये सवाल बाज़ का ऐसे पूछा जाता है कि विच आर द कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर वैलिड विदाउट कंसीडरेशन, या इस तरह पूछा जाता है कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट कंसीडरेशन आर वॉइड, डिस्क्राइब इट्स एक्सेप्शंस। तो सेक्शन 25 बड़ा अहम है, इस हवाले से ये बताता है कि कौन कौन से 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि अगर हम वो करें या वो सूरत हाल हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है विदाउट कंसीडरेशन। जिसमें सबसे पहली जो बात है वो गिफ्ट की सूरत में है, ठीक है, कि अगर आप किसी शख्स को, लेकिन वो शख्स जो है वो आपका करीबी रिश्तेदार हो, ताल्लुक़ हो, आपका प्यार मोहब्बत का ताल्लुक़ हो, कोई आपका बिज़नेस रिलेशन नहीं होना चाहिए। आपका अगर जो है लव एंड अफेक्शन है, इस बेस पे अगर कोई रिलेशनशिप है और उसमें आप कोई चीज़ देते हैं, किसी को तोहफ़ातन, हदियतन, गिफ्ट देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके बदले में आपने कोई पैसे नहीं लेने, कोई काम नहीं लेना, तो ये विदाउट कंसिडरेशन है। लेकिन अगर ये रिटन फॉर्म में हो कि ये जो ट्रांजैक्शन आप उसको रिटन डाउन कर लें और उसको रजिस्टर करवाएं, कि अगर रजिस्ट्रार ऑफिस में आप उसको रजिस्टर भी करा देते हैं, रिटन एंड रजिस्टर्ड, तो अगर ये ट्रांजैक्शन रिटन हो, रिटन फॉर्म में हो और रजिस्टर्ड फॉर्म में हो, तो फिर हम इसे ये कहते हैं कि ये एक प्रॉपर लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और ये विदाउट कंसीडरेशन होता है, इसके बदले में कोई काम नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट्स गिफ्ट ऐसे भी हैं जिसके बदले में आपने कोई चीज़ लेनी है, हिबा भी लिव्स है, इस मुस्लिम पर्सनल लॉ में आप उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ की हद तक ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन आर वैलिड, ठीक है, इन दिस केस, जहाँ पे विदाउट कंसीडरेशन आप गिफ्ट दे रहे हैं लेकिन उसको राइट डाउन करना और रजिस्टर कराना रजिस्ट्रार ऑफिस में, वो बहुत अहम है। तो पहली चीज़ इसके अंदर यही है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग and registered under the law for the time being in force for the registration of documents
and is made on account of natural love and affection between parties standing in a near relation to each other। ठीक है, तो पहली चीज़ यही है कि वो उनके दरमियान प्यार मोहब्बत का ताल्लुक़ था और उन्होंने उसके चक्कर में उसको गिफ्ट किया है एक शख्स ने दूसरी पार्टी को, और उसको राइट डाउन किया है और रजिस्टर करवाया है। ठीक है, इसी तरह दूसरी चीज़ इसके अंदर जो शामिल होती है वो ये है कि अगर कोई शख्स ज़रूरत में था और आपने उसकी मदद कर दी है, तो उस मदद करने पे जो आपके एक्सपेंसेस आए हैं वो आप एक्सपेंसेस उससे ले सकते हैं। अब आपने कोई स्पेसिफिकली पहले से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रखा उस शख्स के साथ, लेकिन जब आपने उसकी मदद की है, आपने एक्सपेंस इनकर किए हैं, उन एक्सपेंस को आप क्लेम कर सकते हैं, वो एज ए राइट आप उससे ले सकते हैं। ठीक है, तो वो एक आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्या कहता है, इट इज़ अ प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट। ठीक है, अ पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी वॉलंटरली done something for the promiser or something which the promiser was legally compellable to do। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि फ़र्ज़ करें आप एमरजेंसी में खड़े हैं किसी हॉस्पिटल की, अपने किसी मरीज़ को लेके आए हैं, उसको चेक करवा रहे हैं। वहाँ एक मरीज़ लेके आया जाता है जिसके साथ कोई अटेंडेंट नहीं है। वहाँ पे फौरी तौर पे वो कहते हैं जिसको मेडिसिन की ज़रूरत है, जैसे ब्लड की ज़रूरत है, आप वो परचेज़ करते हैं या मेडिसिन परचेज़ करके लाते हैं और वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद उसके अटेंडेंट्स आ जाते हैं, तो आप उनसे क्लेम करते हैं कि जनाब ये आपकी दवाइयाँ वगैरह मैं लेके आया था। वो कहता है ठीक है जी मैं आपको दूंगा। आपने पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रखा, आपने रज़ाकाराना तौर पे वॉलंटरली उसके लिए काम किया है, तो वो जो काम आपने किया है उसके नतीजे में आपको खर्चा बियर करना पड़ा है, तो वो आप उससे क्लेम करते हैं, तो वो कहता है कि जी ठीक है मैं आपको दे देता हूँ। तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल हासिल कर चुकेगा। इसमें पहले से कुछ तय नहीं था, आपने पहले कर दिया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो अब आपने किया उसके नतीजे में कोई परफॉर्मेंस नहीं होनी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन है। ठीक है, लेकिन ये वैलिड है। तो 25(2) जो है वो ये कहता है कि वॉलंटरली डन समथिंग। ठीक है, तो अगर वो रज़ाकाराना तौर पे कोई काम करता है उसके नतीजे में उस पर कोई एक्सपेंसेस आते हैं, तो वो उसको जनाब आप कंपनसेट कर सकते हैं। तो वॉलंटरली अगर वो काम करे तो वो चीज़ भी इसके अंदर आ जाएगी। तो पहली चीज़ गिफ्ट है, एक्सेप्शन है कि विदाउट कंसिडरेशन आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि वॉलंटरली अगर किसी ने कोई काम किया है और उसके नतीजे में आप उसे कंपनसेट करते हैं, तो ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है आपका। और तीसरा क्या है, इट इज़ अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पर्सन टू बी चार्ज देयर विद और बाय हिज एजेंट जनरली और स्पेशली ऑथोराइज इन दैट बिहाफ टू पे होली और इन पार्ट अ डेट ऑफ विच द क्रेडिटर माइट हैव एनफोर्स पेमेंट बट फॉर द लॉ फॉर द टाइम लिमिटेशन ऑफ सूट्स। अब ये क्या कहता है, ये बताता है कि अगर आपने किसी शख्स से फ़र्ज़ करें, हम अज्यूम करते हैं कि ये तीसरा है, ए इसने बी से 500 लिया। ठीक है, बी ने इससे 500 वापस लेना है ए से, बी उससे क्लेम नहीं करता। ठीक है, और टाइम जो है फॉर फाइलिंग अ सूट इज़ पास्ट। ठीक है, कि इसने अगर केस भी करके पैसे वापस लेने थे तो केस करने की जो लिमिट है टाइम की वो पास हो चुकी है, अब ये टाइम बार्ड हो चुका है। ठीक है, बार्ड से मुराद ये है कि अब कानून इसको मना कर रहा है कि आपका वक्त गुजर चुका, अब अपना राइट क्लेम नहीं कर सकते। लिमिटेशन एक्ट मौजूद है जो बताता है कि किस केस के हवाले से कितनी देर तक आप केस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो टाइम बार्ड हो चुका, ठीक है, अब वो क्लेम नहीं कर सकता, लीगली वो इससे ये 500 रुपये नहीं ले सकता, लेकिन ए जो है वो इसको नया इकरारनामा लिख के देता है कि जनाब मैं आपको 500 रुपये दे दूंगा इतने वक्त तक। अब ये जो उसने एग्रीमेंट लिखा है इसके नतीजे में कोई काम नहीं होगा, कोई परफॉर्मेंस नहीं होगी, इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है। ये ख़ुद उसने कहा है कि जनाब मैं आपके पैसे दे दूंगा, आपको ऐसा डेट है जो पे नहीं किया गया और टाइम लिमिटेशन की वजह से क्लेम भी नहीं किया जा सकता। तो फिर इसने अगर इसको एग्रीमेंट लिख के दिया तो इस एग्रीमेंट के नतीजे में कोई परफॉर्मेंस नहीं होनी, विदाउट कंसिडरेशन है, तो ऐसे एग्रीमेंट भी वैलिड होंगे। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा विदाउट कंसिडरेशन।
तो ये इस हवाले से बड़ा अहम है सेक्शन 25, इसको ज़रा गौर से लाजमी पढ़िएगा कि 3 तरह की चीज़ें ऐसी हैं, 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो वैलिड होते हैं विदाउट कंसिडरेशन। पहला गिफ्ट, कि जब आपस में लव एंड अफेक्शन का रिलेशनशिप है और आप प्योर लव की वजह से एक शख्स को दूसरे शख्स को गिफ्ट करता है कोई चीज़, तो उसको राइट डाउन करे और रजिस्टर करवा दे, तो वो वैलिड गिफ्ट होगा और उस सूरत में उसका कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होगा। दूसरी चीज़, अगर कोई वॉलंटरली कोई काम कर देता है तो उस काम के नतीजे में भी अगर आप कंपनसेट कर रहे हैं तो वो वैलिड है। और तीसरी बात ये है कि आपने कोई टाइम बार्ड डेट है उसको पे करने का एग्रीमेंट किया है तो वो भी वैलिड होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होंगे इन 3 सूरतों में। ये सवाल इसी तरह अक्सर पूछा जाता है, तो इसको काइंडली जो है बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से आप तैयार कीजिएगा। सेक्शन 26 जो है वो बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वाइड। अभी हम वाइड एग्रीमेंट्स पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स जो हैं वो वाइड होते हैं। तो हमने अभी तक यही पढ़ा है कि एक तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट वाला एग्रीमेंट जो है वो वाइड होता है। फिर एग्रीमेंट्स वाइड होते हैं विदाउट कंसिडरेशन एक्सेप्ट गिफ्ट, वॉलंटरली काम के कंपनसेशन और डेट जो है उसको देने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होंगे। फिर सेक्शन 26 बताता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। रिस्ट्रेंट मतलब है रोकना। सेक्शन 26 रेस्ट्रेंट, ठीक है, रोकना किस चीज़ से, ऑफ मैरिज, कि किसी से कोई एग्रीमेंट करना कि वो शादी नहीं करेगा, क्योंकि शादी उसका लीगल राइट है, शरई भी है और कानूनी राइट भी है। तो इसको रोकने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो ये वाइड है। किसी सूरत में भी हो तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड कहलाएगा, ये कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वाइड एग्रीमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वाइड। फिर सेक्शन 27 है। सेक्शन 27 ये कहता है कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, कि आप मेरे सामने ये बिज़नेस नहीं कर सकते, मेरे अलावा कोई ये बिज़नेस नहीं कर सकता। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये भी वॉइड है। एग्रीमेंट, एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी वन इज रिस्ट्रेंड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग ए लॉफुल प्रोफेशन, ठीक है, कि कानूनी तौर पे वो काम कर सकने का जो हकदार था उससे आप नहीं रोक सकते। ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज टू द एक्सटेंट वॉइड, ठीक है। तो ये सारे के सारे वॉइड होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उसका नाम इस्तेमाल करना चाहें जिस कंपनी में आप पहले से काम कर रहे थे, ज़ाहिर है आप वो काम नहीं कर सकते। यानी कि गुडविल है, उसकी नाम के साथ गुडविल अटैच है कि जनाब ये फ़िलिप्स है तो इसकी चीज़ें अच्छी होती हैं, एक गुडविल है उसकी। तो गुडविल जो है जहाँ अटैच होगी उसको आप यूज़ नहीं कर सकते अल्टीमेटली। तो सेक्शन 27 ये कहता है कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड है। ऐसे कोई एग्रीमेंट करवाए कि जनाब आप हमारे पास नौकरी कर रहे हैं, दोबारा आप ये नौकरी नहीं कर सकते, तो ये ऐसा एग्रीमेंट भी वॉइड है। ऐसा कोई भी लॉफुल प्रोफेशन से आप एक्सरसाइज करने से किसी को भी नहीं रोक सकता। ये फंडामेंटल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि ऐसा कोई एग्रीमेंट प्रोफेशन के हवाले से, ट्रेड के हवाले से वॉइड जो है वो वैलिड नहीं है। इसी तरह सेक्शन 28 ये कहता है, ये रेस्ट्रेंट लगाता है लीगल प्रोसीडिंग पे, लीगल प्रोसीडिंग, लीगल से मुराद कानूनी और ये कार्रवाई। फ़र्ज़ करें 2 पार्टीज़ हैं, उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट होता है और उसके बाद सुलह सफाई हो जाती है, वो आपस में एक एग्रीमेंट लिखते हैं कि जनाब आज के बाद हम एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ उस ट्रांजैक्शन के हवाले से, फ़र्ज़ करें किसी डिस्प्यूट था, किसी चीज़ के हवाले से, कोई प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ी है, किसी के हवाले से कोई डिस्प्यूट था, तो किसी एक हद तक तो उनका फ़ैसला हो गया, वहाँ तक तो शायद वो दोबारा कार्रवाई एक दूसरे के खिलाफ ना करने के पाबंद हों। लेकिन आप कहें जी आज के बाद हम आपस में कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे, आप हमारे खिलाफ कभी केस नहीं कर सकेंगे, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करना भी वैलिड नहीं है। ये भी एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। वॉइड अब 3 तरह के हो गए। 25 के बाद आपका 26, 27, 28। 26 क्या है? रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। 27 है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड और 28 है रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। तो ये तमाम के तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, ये एग्रीमेंट्स जो हैं, ये वॉइड हैं, तो ये वैलिड नहीं हैं। अच्छा, फिर सेक्शन 29 ये कहता है एग्रीमेंट्स
void ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की बात है कि हमें यकीन ही नहीं है, कि होगा या नहीं होगा, अनसर्टेनिटी है, हमें एम्बिग्विटी है, हमें यकीन नहीं है, ठीक है, कि जनाब ये काम होगा। तो ऐसे एग्रीमेंट जो अनसर्टेनिटी पे बेस्ड हैं, ठीक है, जैसे जुआ लगाया जाता है, ठीक है, जैसे सेक्शन 30 जो है वो यही कहता है कि एग्रीमेंट्स जो हैं वे ऑफ वेजर, वेजर कहते हैं जुआ को, शर्त लगाना, ठीक है, ये जो शर्त लगाना है या जुआ लगाना है, ये तमाम एग्रीमेंट्स वाइड हैं कि जनाब अगर पाकिस्तान जीत गया तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा और इस तरह की चीज़ें। एक इस तो इसमें अनसर्टेनिटी है, होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो जब ऐसी चीज़ हो कि अनसर्टेनिटी पाई जाए तो एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, ठीक है। 29 ये कहता है एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट सर्टन, कि पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, और केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन आर वॉइड। तो ऐसे एग्रीमेंट्स जो हैं वो वॉइड होते हैं। इसी तरह एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर, यानी जहां शर्त लगाई जाए, जुआ लगाया जाए, तो एग्रीमेंट सेक्शन 30 उसको डील करता है। ये सारे के सारे जो हैं एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर वॉइड हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ पाकिस्तान में, क्योंकि हॉर्स रेसिंग जो है वो जो है उसका एक एक्ट अलहदा से पास है हॉर्स रेसिंग का, लाहौर रेस कोर्स में रेस होती है, और भी जगहों पे होती हैं। तो हॉर्स रेसिंग पे जो शर्त लगती है वो वहाँ तक तो वैलिड है, क्योंकि उसकी इजाज़त गवर्नमेंट दे रही है। अदरवाइज जितने भी वेजर हैं, जितने भी वेजिंग पे डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, वो सब के सब वॉइड होंगे। तो सेक्शन 30 कहता है एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर वॉइड्स, ठीक है। और इसमें कोई भी इसके हवाले से जनाब आपने किसी के साथ पैसे दिए कि जनाब आप मेरी तरफ से जुआ लगा दो, उससे तय हो गया कि शर्त लगा देना मेरी तरफ से, मैं आपको पैसे दूंगा, वो मामला वो करे या ना करे, वो आपसे पैसे क्लेम नहीं कर सकता। अगर वो कहता है जी मैंने तो परफॉर्मेंस की है, हमारा वायदा हुआ था आप दें, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करना ही वैलिड नहीं है, तो वो पेमेंट लेना भी वैलिड नहीं है। वो आपसे किसी किस्म की फ़ीस क्लेम नहीं कर सकता, आपके खिलाफ कोई सूट फाइल नहीं कर सकता कि इसने मेरी फ़ीस देनी है, ठीक है। फिर एग्रीमेंट 30A क्या है, एग्रीमेंट्स कोलैटरल टू वेजरिंग एग्रीमेंट्स वाइड। तो इससे रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाए जो इसको सपोर्ट करता हो, इससे जुड़ा हुआ हो, वो भी वाइड हो गया। सेक्शन 30B क्या कहता है, नो सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी कमीशन, कि इसके लिए कोई कमीशन लेना वगैरह भी जायज़ नहीं है। पेमेंट बाय गार्डियन एग्जीक्यूटर इन रिस्पेक्ट ऑफ वाइड एग्रीमेंट्स नॉट टू बी अलाउड क्रेडिट। तो अगर वो फ़र्ज़ करें गार्डियन या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर किया जाता है, जिस शख्स ने ये वेजनी का कॉन्ट्रैक्ट किया था वो मर जाता है या चला जाता है, तो उससे भी आप क्लेम नहीं कर सकते। तो सेक्शन 30 जो है कंप्लीट वेजनिंग के हवाले से है, सिर्फ हॉर्स रेसिंग का जो है वो इजाज़त है। सेक्शन 294A ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो इस पर नहीं लागू होता। बाकी सारा सेक्शन 30 जो है वो ये डील करता है कि वेजरिंग से रिलेटेड किसी किस्म को कॉन्ट्रैक्ट करना, उसके ऊपर से कमीशन लेने के हवाले से कोई सूट फाइल करना, हर चीज़ पे पाबंदी है। सिर्फ हॉर्स रेसिंग की इजाज़त दी गई है और कुछ भी नहीं है। तो ये सारा सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 30 तक जो है आपका सेक्शन वाइड एग्रीमेंट्स को डील करता है, जिसमें सेक्शन 25 बहुत है हमें जो बताता है कि ये एक्सेप्शंस हैं 3 सूरतों में, गिफ्ट की सूरत में, वॉलंटरी काम की सूरत में, या डेट देने के लिए अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वैलिड है। अदरवाइज सारे कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट कंसिडरेशन वाइड होते हैं। 26 ये बताता है कि रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वाइड है। 7 ये बताता है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वाइड है। 28 ये बताता है रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वाइड है। सेक्शन 29 कहता है एग्रीमेंट्स विदाउट जिसमें अनसर्टेनिटी पाई जाती हो कि ये काम होगा या नहीं हो पाएगा, जैसे मैंने पहले कहा कि पॉसिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी वाइड हो जाएगा। सेक्शन 30 ये वेजरिंग से रिलेटेड है, इसमें भी अनसर्टेनिटी होती है तो वो वाइड है। उससे रिलेटेड किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करना, सब के सब एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स वाइड होंगे। तो ये वाइड एग्रीमेंट्स का पोर्शन है सेक्शन 24 से सेक्शन 30 तक। तो ये वैसे पूछा जाता है कि कौन कौन से आप डिस्कस वाइड एग्रीमेंट्स, तो आप बताएंगे वाइड एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं, और वो सेक्शन 24 से 30 तक आप बताएंगे ये सारे के सारे वाइड हैं। तो यहाँ तक आपका ये एक सवाल कंप्लीट हो जाता है।